हेलो, नमस्कार दोस्तों। सैनिक स्कूल क्लास 6 में ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज के सेशन में हम कैसे आपका सिलेबस है और कौन कौन से आपका टॉपिक्स हैं सैनिक स्कूल में और किस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे रहता है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स, उसके बाद इंटेलिजेंस, फिर इंग्लिश और फिर जीके। मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है और टोटल जो 150 मार्क्स। देन इंटेलिजेंस, इसको रीजनिंग भी बोल देते हैं हम। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। देन इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी 2 नंबर का एक होता है और टोटल 50 मार्क्स। देन जनरल नॉलेज में भी 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 125 और टोटल जो नंबर्स रहते हैं वो रहते हैं 300। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा यानी कि 150 मिनट्स यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि जीके में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको कि हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है उसका नाम है आइकन, सिंबल ऑफ इंडिया, नेशनल इंसिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स एनिमल एक्सेट्रा। बच्चे यही नहीं होता कि सिर्फ सैनिक स्कूल में हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ब्रह्मज्ञानी तो बनना नहीं है, ठीक है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट पर हमने पीएचडी कर ली तो ऐसा तो कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी सब्जेक्ट पर जो है पीएचडी करनी है। बस हमें क्या होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। इसीलिए पढ़ने से पहले मैं आपको जीके के टॉपिक बता देता हूं कि ये टॉपिक हैं। बाकी कुछ और भी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आने वाले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूंगा। तो दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है मेजर रीजंस। और जैसे कि एलिमेंट्री अवेयरनेस होनी चाहिए उनके बारे में, उनके फाउंडर कौन थे, रीजन कहाँ से हुआ, उनकी बुक कौन सी है और कौन कौन सा उनका आइडिया था। जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर में, जिसमें कि हम म्यूजिक में क्लासिक एंड फोक डांस के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उनसे जो रिलेटेड है वो पर्सनैलिटी, उनसे जो भी रिलेटेड कोई पर्सनैलिटीज हैं, जहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट है, वोकल म्यूजिक है, ठीक है, मेजर डांस फॉर्म्स है, तो वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डिफेंस से रिलेटेड जैसे कि कौन कौन सी 3 सर्विसेज होती हैं, वेपन्स और उनके रैंक्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, वॉरशिप, तो इनके बारे में भी हमें बस एलिमेंट्री जो है एजुकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्पोर्ट्स का, गेम्स का, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। उसमें जो भी उनसे रिलेटेड जो भी पर्सनैलिटीज हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कौन कौन से कप और ट्रॉफीज होती हैं, उनसे बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ द माउंटेन ट्रेन्स एंड उनके लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो है बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि उसके लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कौन कौन सी स्टेट है, क्या उनकी कैपिटल्स हैं और कहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, यानी कि कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में भी और कुछ जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, कौन कौन से इंडिया में हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद शेप ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशन, इसके बारे में भी हम जो है बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि हम फूड, कल्चर, हैबिटेट और कौन कौन सी लैंग्वेज है, वेरियस रीजन में कौन कौन सी जो है लैंग्वेज बोली जाती हैं, क्या उनका खाना पीना है, तो इस करके। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ हो गया, उसकी स्पेशलाइज एजेंसीज होगी, वर्ल्ड बैंक हो गया, कब इस्टेब्लिश हुए थे, क्या काम है उनका, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंडियन लिटरेरी और कल्चरल पर्सनैलिटीज, जैसे कि कौन कौन से नेम्स हैं और उनकी क्या क्या फील्ड्स और कौन कौन से जो है उन्होंने अवार्ड जीते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंडियन लिटरेरी कल्चरल अवार्ड, उनके नाम्स और कौन कौन से उस टाइम पे जो है किसने जीता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे।
नेक्स्ट आता है कुछ नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड या फिर अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट आता है लाइफ ऑफ द फार्मर और फार्मर टेक्निक्स, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में कौन कौन से रेवोल्यूशंस हुए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में। उसके बाद इवेपोराइजेशन, कंडेंशन, वाटर साइकिल, तो इनके बारे में भी हम जो है पढ़ेंगे। तो आज हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है आइकन सिंबल ऑफ द इंडिया, यानी कि नेशनल सिग्निया, नेशनल एम्बलम, स्पोर्ट्स, एनिमल एंड एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे तिरंगे के बारे में, यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है जिसको कि ट्राई कलर भी बोला जाता है। इसको जो डिजाइन किया गया था वो पिंगाली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया और 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या है? जिस असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया था उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Which assembly prepared the Constitution of India? Those assembly known as a Constituent Assembly. It will be discussed in the Constitution of India. जब हम Constitution of यानी भारत का संविधान पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें मेनली 3 कलर हैं। सबसे ऊपर सैफरन और उसके बाद व्हाइट और थर्ड वन जो होता है वो ग्रीन। तो अगर सैफरन की बात करें तो जो इंडिकेटेड है स्ट्रेंथ के लिए और कैरेज ऑफ द कंट्रीज के लिए। उसके बाद जो व्हाइट है वो पीस के लिए और ट्रुथ के लिए। इसके बीच में एक धर्म चक्र है जिसको कि व्हील बोलते हैं, जो कि हमने सारनाथ यानी कि कैपिटल ऑफ अशोका से लिया है। इसमें 24 स्पोक्स हैं जो जी आप देख पा रहे हैं और इसका जो कलर है वो ब्लू है। उसके बाद ग्रीन कलर इसकी यानी कि जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी, ग्रोथ, लैंड के बारे में हमें क्या करता है? इंडिकेशन करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल एम्बलम यानी कि स्टेट एम्बलम ऑफ द इंडिया। हमारा जो एम्बलम है, जो चिन्ह है वो है लॉयन कैपिटल। ये अशोका के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। इस पर एक मोटो भी लिखा गया है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का जो मीनिंग है सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कई बार ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सत्यमेव जयते अडॉप्टेड फ्रॉम दी, इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम दी मुंडको उपनिषद। इसमें 4 लाइन है, 3 तो आपको जो है इस इमेज में दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि बच्चे जो गोल शेप में है, एक इसके पीछे भी है और यहाँ पे आपको हॉर्स और बुल दिखाई दे रहे होंगे और एक इसमें एलिफेंट भी है और यहाँ पे इसके लोटस है जो कि एक व्हील धर्म चक्र जो कि सेंटर में है। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम नेशनल कैलेंडर की। नेशनल कैलेंडर कौन सा है हमारा? जिसको कि शक कैलेंडर बोला जाता है, शका कैलेंडर। इसको और इंट्रोड्यूस किया गया था कैलेंडर कमेटी 1987 में और ये स्टार्टेड किया गया था फर्स्ट चैप्टर 1897 में और कई जो है 20 जो उस दिन डेट थी वो 22 मार्च 1957। अब ये क्यों होता है कि 22 मार्च को ही क्यों? क्योंकि जो हम न्यू ईयर मनाते हैं 9 जैन को वो अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ना कि इंडियन कैलेंडर। भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग हिंदू जो नव वर्ष होता है वो फर्स्ट चैत्र को होता है, इसीलिए हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट मंथ जो होता है वो जनवरी नहीं बल्कि चैत्र होता है। ठीक है, ये कुछ मंथ भी हैं, आपको आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जैसे कि पहला मंथ जो होता है वो चैत्र, फिर विशाख, फिर ज्येष्ठा, फिर आषाढ़, फिर श्रवण, फिर भाद्रपद, फिर अश्विनी, फिर कार्तिक, फिर मकर, फिर पौष, फिर माघ एंड फिर फाल्गुन। तो ये हमारे क्या है 12 देशी महीने हैं जिनको आप देसी महीने भी बोल सकते हो। अगर शका कैलेंडर की बात करें या शका ईरा की बात करें तो जो कनिष्क राजा था जो कि कुषाण डायनेस्टी था से संबंधित था, उसने इंट्रोड्यूस किया था 2nd सेंचुरी में नियर अबाउट दी 78 AD में जब उसने गद्दी पर बैठा था, तो उसी टाइम जो ये शक ईरा है उसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल एंथम की।
नेशनल एंथम हमारा जनगण मना है, जिसको कि कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये जो ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली में लिखा गया था, बट इसका हिंदी वर्जन हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को। सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया था, कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद इसके टोटल 5 स्टैंजास हैं, बट हमने सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा को ही क्या किया है, एज ए नेशनल एंथम क्या किया है, अडॉप्ट किया है। उसके बाद इसको जो अडॉप्ट किया गया है वो गीतांजलि बुक से किया गया है, जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसी गीतांजलि बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में सबसे पहले, ये पहले एशिया के पहले पर्सन थे जिनको कि नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल सॉन्ग के बारे में। नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जिसको कि संस्कृत में कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसको भी 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। जो सॉन्ग वंदे मातरम है उसमें हमारे जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है उसके बारे में बताया गया है। और वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 में गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, और उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था आनंद मठ से। ये बुक है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट वन बात करेंगे इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी जो है इंडियन रुपी है, और इसका जो ISO कोड है वो है INRA, और जो ऑफिशियल करेंसी है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। और जितनी भी करेंसी है उसको रिलीज करने का जो काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बट एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एक तो 1 रुपये नोट और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपये के ऊपर किसका, नोट के ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फाइनेंस सेक्रेटरी के। और बाकी जितने भी नोट्स हैं उस पर RBI गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रिसेंटली हमारे RBI के गवर्नर कौन हैं। उसके बाद देवनागरी में जो R है, र है, और लैटिन वर्ड जो R है वो अडॉप्ट किया गया था 2010 में। इसको जो डिजाइन किया गया था वो उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा तैयार किया गया था। एक इंडियन रुपी नोट पर 17 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे शायद आई थिंक इमेज में दिखाया नहीं गया, अगर आपके पास नोट भी होगा तो आप देख लीजिएगा। एक वहाँ पे कॉलम बनी रहती है, उसमें 15 लैंग्वेज हैं, और बाकी हिंदी ये रही, और इंग्लिश यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल टाइगर की, यानी कि इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। ये बिगेस्ट कैट है इन दी वर्ल्ड। इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था 1973 में, क्योंकि ज्यादा शिकार होने की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही थी। ठीक है, जैसे कि ये बोल भी रहा कि मेरे बारे में ही बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल बर्ड की। नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है, यानी कि मोर है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पावो करी स्टेटस है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया था 1 February 1963। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेशनल एक्वाटिक एनिमल, यानी कि डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन। ये गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो नेशनल एनिमल है, यानी कि जलीय जानवर है इंडिया का, और इसको सिटी एनिमल ऑफ द गुवाहाटी भी बोला जाता है। जो साउथ एशियन रिवर में डॉल्फिन है वो प्राइमरी फाउंड होती है गंगा में, जमुना में, चंबल में और ब्रह्मपुत्र रिवर में, और बाकी जितनी भी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें मिलती हैं। और गंगेटिक डॉल्फिन डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल फ्लावर के बारे में। नेशनल जो फ्लावर है वो लोटस है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है नियोलम्बो न्यूसीफेरा है।
और इसका जो टर्म है वो एक्वटिक हर्बल है, जिसको पद्मा बोला जाता है संस्कृत में। जो इंडिया में बहुत ही एक हॉलिस्टिक क्या करता है, पोजीशन रखता है, क्योंकि इसका काफी सारा जो यूजेस है वो हम रिलीजियस पर्पस के लिए करते हैं। और ये सिंबलाइज है स्पिरिचुअलिटी का, फ्रूटफुलनेस का, वेल्थ का, नॉलेज का, इम्यूलाइजेशन का और प्योरिटी ऑफ द हार्ट एंड माइंड का। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल ट्री। नेशनल ट्री जो है वो बेनियन ट्री है, यानी कि बरगद है। इसका जो नेम है वो फिकस बेंगल लिग्नेसिस है और ये कल्प वृक्ष है, यानी कि ये ट्री ऑफ द विशेस है और ये अपनी काफी मेडिसिन पर्पस के लिए और लंबी आयु के लिए इसको माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेशनल रिवर। नेशनल रिवर गंगा है, जिन इसको हॉली रिवर भी बोला जाता है। और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ये हिमालय से गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है। जहाँ से ये ऑरिजिनेट होती है वहाँ से ये भागीरथी से नेम से ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद अलकनंदा इसमें आकर मिलती है। जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं उसको बोला जाता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग पर इसको जो है गंगा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इसमें एक और बहुत बड़ी रिवर जिसका नाम जमुना है, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज के पास आकर मिलती है। उसके बाद जो गंगा है वो वेस्ट बंगाल में डेल्टा बनाते हुए सुंदरबन डेल्टा और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बाकी गंगा के बारे में हम जो भी डिस्कशन है वो इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कशन करेंगे। और ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। इसकी जो लेंथ है वो 2510 किलोमीटर है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।